हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 15.3 को देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15 के अंतर्गत सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के अंतर्गत। इससे पहले मैं आपको 15.1 और 15.2 का वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 11 गणित की प्लेलिस्ट आई बटन पर फ्लैश हो रही होगी, जहां पर आप अपने पुराने वीडियो को देखकर तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.3 की। अभी आगे आपको देखना है भाई बारंबारता बंटनों का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको दो आंकड़े दिए रहेंगे, ठीक है। उन पर अपन को ये देखना है कि किसके में जो बिखराव होता है वो कितना हो रहा है, ठीक है। ये बिखराव के बारे में अपन को ये जानना है। तो अपन ने एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 में विकिरण की माप के अंतर्गत माध्य विचलन, प्रसरण और मानक विचलन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। 15.1 और 15.2 में तीन चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो 15.1 में अपन ने मानक माध्य विचलन पढ़ा था और 15.2 में प्रसरण और मानक विचलन के बारे में अपन ने जाना था। अभी 15.3 में अपन को विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में पता करना है। इसमें होता क्या है कि जो बिखराव हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है उसके बारे में ये आपका विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताता है। इसके लिए आपके सूत्र दिया है सीवी यानी विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सीवी से आप निरूपित कर रहे हो, सीवी बराबर सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। CV बराबर सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। और पता है आपको चूंकि एक्स बार हर में है और तो हर में है तो एक्स बार का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, पहली बात। और यहां पर आपको पता है सिग्मा क्या भाई, सिग्मा है मानक विचलन और एक्स बार है माध्य, ठीक है। एक्स बार आपका है माध्य, सिग्मा है मानक विचलन और एक्स बार है माध्य। तो ये आपको पता है पहले से, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को तब देखते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 13 दे रखा है कि दो कारखानों ए तथा बी में कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन नीचे दिए गए। तो कुछ इस प्रकार से दे दिया है, ठीक है। कर्मचारियों की संख्या ए में 5000 है, बी में 6000 है। औसत मासिक वेतन यानी ये आपको दिया है माध्य। ये जो चीज अपन को दे रखी है औसत मासिक वेतन, ये क्या है भाई, ये है माध्य यानी एक्स बार। कारखाने एक में 2500 और कारखाने बी में भी 2500 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद वेतनों के बंटन का प्रसरण दिया है। प्रसरण का मतलब आपको पता है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर 81 और 100 दे रखा है। आगे कह रहा है व्यक्तिगत वेतनों में किस कारखाने ए अथवा बी में अधिक वितरण है, या वितरण का मतलब बिखराव से होता है, ठीक है। तो कारखाने ए की बात करते हैं और मैंने बताया आपको अपन को सीवी निकालना है, ठीक है। अपन को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी विचरण गुणांक सीवी के बारे में बात करेंगे। तो पहले यहां देख लेते हैं माध्य कितना दिया है कारखाने ए की। अगर मैं बात करता हूं माध्य दे रखा है तो यहां पर ले सकते हो x1 बार, x1 बार ये 2500 दे रखा है, ठीक है। फिर अपन को प्रसरण सिग्मा स्क्वायर की बात करूं तो यहां पर आप ले सकते हो सिग्मा 1 स्क्वायर, प्रसरण स्क्वायर सिग्मा कितने दिया 81 दिया है, ठीक है। ये कारखाने एक की बात कर रहा है। यहां से अपन मानक विचलन का मान निकालेंगे। भाई सिग्मा का मान चाहिए होता है अपन को, तो सिग्मा 1 निकाल रहे हो अंडर रूट ऑफ 81 यानी ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहां से विचरण गुणांक निकालते हैं अपन। क्या निकाल लेंगे भाई, विचरण गुणांक यानी सीवी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, गुणांक। तो विचरण गुणांक सीवी की मान निकालने क्या होगा भाई, सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100, ठीक है। वैल्यू रखोगे तो 9/2500 और गुणे 100, तो 2 0 से 2 0 काट सकते हो तो ये हो जाएगा 9/25। अब 25 का भाग दोगे तो यार 0.36, ठीक है। तो ये निकल आया विचरण गुणांक। इसको आप बोल सकते हो CV1 बोल लो, ठीक है। कारखाने ए की बात करें, अब कारखाने बी की बात कर लो, कारखाने बी में, ठीक है। तो कारखाने बी में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हो माध्य यहां पर भी x2 ले लो, x2 बार। तो यहां पर भी माध्य कितना दे रखा है 2500 दे रखा था। यहां पर प्रसरण अगर मैं बात करूं तो प्रसरण आपको 100 दे रहा था कारखाने बी में, यानी सिग्मा 2 स्क्वायर ये दे रहा था 100। तो यहां से मानक विचलन निकाल लेंगे अपन, मानक विचलन, ठीक है। मानक विचलन यानी सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा 100। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 10। तो यहां से विचरण गुणांक निकाल लोगे, विचरण गुणांक, ठीक है। तो विचरण गुणांक CV इसको ले लो 2, CV2 निकालते हो विचरण गुणांक के लिए तो कितना होगा भाई, सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100
यहाँ पर वैल्यू आएगी 10/x2 बार, यानी ये 2500 है और गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ये हो जाएगा 10/25, तो भाग दोगे तो आएगा 0.40। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें ज्यादा बिखराव होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि कारखाने ए में, कारखाने ए की अगर मैं बात करता, कारखाने ए के लिए विचरण गुणांक आपने जो निकाला CV1, उसका मान आया 0.36, और खाने बी की बात कर लूं तो वहां पर विचरण गुणांक CV2 की वैल्यू आई 0.40। तो आप देख रहे हो कि 0.40 बड़ा है 0.36 से विचरण गुणांक, है ना। तो कारखाने बी में अधिक बिखराव होगा, ठीक है, अधिक बिखराव कारखाने बी में होगा, ठीक है ना। ये पूछ रहा अपन से, क्या पूछ रहा था, अधिक विचरण, ठीक है। तो क्या बोल दोगे कि अतः कारखाने बी में अधिक विचरण है, ठीक है, अधिक विचरण है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान दे सकते हो, चूंकि जिसका माध्य बराबर होगा, चूंकि दोनों कारखानों में माध्य बराबर था, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही कारखानों में 2500 माध्य था। तो अगर माध्य बराबर है, फिर आप ये देख सकते हो कि किसका मानक विचलन अधिक है और किसका मानक विचलन कम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि माध्य दोनों का एक जैसा था, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पर 81 प्रसरण था, तो मानक विचलन सिग्मा का मान यहाँ से निकलना था 9, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ 100 प्रसरण था, तो मानक विचलन सिग्मा का मान निकलना था 10, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, तो मानक विचलन 10 की वैल्यू अधिक है, तो बी में जो है अधिक विचरण होना था, ठीक है। आंकड़ों का जो बिखराव होना था, विचरण का मतलब क्या है, आंकड़ों का जो बिखराव होना था वो कारखाने बी में अधिक हो रहा था। अब बिखराव का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो। जैसे बल्लेबाज है कोई, ठीक है, मान लो एक बल्लेबाज ने पहले मैच में 0 रन बनाए, फिर दूसरे मैच में 50 रन बनाए, फिर इसमें अगले वाले में 80, फिर 120 बनाता है, फिर 0 बनाता है, फिर 10 बनाता है। तो यहां देख रहे हो कि इनका जो आंकड़ों का बिखराव है वो बहुत दूर दूर है, ठीक है। और कोई एक बल्लेबाज और है जो बनाता है 40, फिर 45, फिर 50 बनाता है, फिर 60 बनाता है, फिर 50 बनाता है, फिर मान लो 55 बनाता है। तो आप ये जो आंकड़े हैं वो बहुत पास पास हैं, ठीक है। तो यही चीज यहां पर अपन को बताई जा रही है कि बिखराव जो है, विचरण जो है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन को जानकारी दी जा रही है। तो अपन को निकालना था, इस प्रकार से कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, समझ में आ गया हो। उदाहरण नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कह रहा है आपको दो वेतनों का विचरण गुणांक 60 और 70 है और उनके मानक विचरण क्रमशः 21 और 16 है। उनके माध्य क्या है, माध्य के बारे में अपन को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दिया, पहले के लिए जो विचरण गुणांक दे रहा है आपको 60 दे रहा है, दूसरा 70 दे रहा है, ठीक है। और फिर मानक विचलन यानी सिग्मा का मान 21 और 16 दे दिया। तो ये अपन ने ले लिया, CV1 दे दिया 60, CV2 हो गया 70 और सिग्मा 1 हो गया 21 और सिग्मा 2 हो गया 16। ये अपन को वैल्यू दे रखी, तो यहां से निकाल लोगे भाई। आपके पास फॉर्मूला होता है CV1, भाई विचरण गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कितना, सिग्मा 1 अपॉन x बार 1 इंटू 100, ठीक है। अपन को निकालना क्या भाई, x1 बार निकालना है और यहाँ पर x2 बार की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, लगा देंगे, कैलकुलेशन करनी है, सबकी वैल्यू दे रखी है। 60 यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर 21 बटे x1 बार इंटू 100। तो यहाँ से x1 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 बार ऊपर ले जाएगा, 60 नीचे आएगा, यानी 2100 बटे 60। तो यहाँ से आप कर रहे हो भाई x1 बार बराबर 3 से काट लो, 30 से 0 से 0 कट जाएगा, और फिर 3 से काट रहे हो तो 70 बार में, और 3 से यहाँ पर काट रहे हो तो ये 3 हो जाएगा, 7 21 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, तो 2 से जाएगा 35 बार में। तो x1 बार की वैल्यू आ गई 35, ठीक है। पहला जो माध्य आ गया वो आ गया 35। फिर दूसरा और CV2 बराबर सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100 कर रहे हो। CV2 का मान दे रखा है 70, यहाँ पर सिग्मा 2 का मान कितना दे रखा था, सिग्मा 2 का मान 16 दे रखा था, तो यहाँ पर रख रहे हो 16 बटे x2 बार इंटू 100। तो यहाँ से आप x2 बार की वैल्यू निकाल सकते हो। x2 बार कितना हो जाएगा भाई, 70 नीचे आएगा तो 1600 बटे 70, यानी यहाँ आप कर रहे हो 160 बटे 7। अच्छा, 7 का भाग दे लोगे तो ये वैल्यू आ रही है 22.85। तो यहाँ से x2 बार दोनों के जो माध्य निकाले वो माध्य अपन ने निकाल लिए 22.85 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो भाई पहला जो माध्य निकालना था वो 35 आ गया, दूसरा जो माध्य निकालना था वो 22। उदाहरण नंबर 15 आपको दिया है इस प्रकार से कि कक्षा 11 के एक सेक्शन में छात्रों की ऊंचाई तथा भार के लिए निम्नलिखित परिकलन किए गए हैं।
ठीक है, तो ये आपको आंकड़े दे दिए। ऊंचाई की बात कर रहा, भार की बात कर रहा, तो ऊंचाई के लिए माध्य दे दिए 162.6 सेंटीमीटर, प्रसरण दे दिए 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भार की, तो भार के लिए माध्य दे रहा है 52.36 किलोग्राम और प्रसरण दे रहा है 23.1361 किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या हम कह सकते हैं कि भारों में ऊंचाई की तुलना में अधिक विचरण है। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है, मतलब सवाल को समझो। सवाल क्या कह रहा है भाई कि भार में अधिक बिखराव है, कोई ज्यादा भार, मतलब किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है, उनके बीच में जो गैप है भार के बीच में, समझ में आई क्वेश्चन आपको मेरा? जो भार के बीच में गैप है स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 11 के, वो ये कह रहा है कि वो अधिक है, जबकि ऊंचाई में कम है। ऊंचाई में थोड़ा बहुत गैप है, किसी की 2 सेंटीमीटर कोई लंबा है, कोई 2 सेंटीमीटर छोटा, इस प्रकार से ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई क्या कहते हैं बहुत लंबा है और कोई बहुत गिंठा है, ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है ना, सवाल समझ गए? सवाल को समझने की कोशिश करो, सवाल पूछ क्या रहा है आपसे। और मतलब भार में अधिक विचरण का मतलब क्या है कि कोई बहुत ज्यादा मोटा है और कोई बहुत ज्यादा पतला है, ये कह रहा। ठीक है, तो आप ऊंचाई के लिए विचरण गुणांक अपन निकालेंगे, तो ऊंचाई के लिए क्या कह रहा भाई? ऊंचाई के लिए माध्य आपको x1 बार दे दिया 162.6 सेंटीमीटर और प्रसरण सिग्मा 1 स्क्वायर, चूंकि ऊंचाई के लिए अपने सिग्मा 1 मान लिया। ठीक है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको दे रखा था। तो आपको पता है क्या निकालोगे यहां से? सबसे पहली बात तो सबसे पहले अब तो अपन मानक विचलन निकालेंगे, यानी सिग्मा। तो मानक विचलन ऊंचाई के लिए अपन ने मान लिया सिग्मा 1, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ प्रसरण, यानी 127.69 का आप वर्गमूल निकाल लोगे। तो अब आपको वर्गमूल करना आना चाहिए, ये आपको मैं कह चुका हूं। ठीक है, तो ये वर्गमूल निकालते हो तो आएगी 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा आप यहां से विचरण गुणांक निकालोगे। ऊंचाई के लिए विचरण गुणांक, ऊंचाई के लिए, ऊंचाई कहते हो लंबाई कहते हो, ठीक है, क्योंकि छात्रों की लंबाई होगी अगर हम बात करें, तो ऊंचाई के लिए विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। ठीक है, तो CV1 निकाल रहे हो तो वैल्यू कितनी रखना है? सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100। तो यहां से आप निकालते हो CV1 की वैल्यू, तो सिग्मा 1 कितना रखना है? 11.3 बटे x1 बार का मान रखना है अपन को 162.6 इंटू 100 कर रहे हो, है ना? तो दशमलव से दशमलव पहली बार हटा लो, तो ये हो रहा 11300 अपॉन 1626। ठीक है, तो यहां से इसके लिए वैल्यू आ रही 6.95, ये आ रहा है 6.95। ठीक है, हल करने के बाद अब अगर मैं बात करूं भार की, ठीक है, भार में, तो भार में या वजन में, तो अपन को क्या दे रखा था भाई? माध्य की मैं बात कर लेता हूं, माध्य x2 बार ले लो। तो माध्य इसका दे रखा था 52.36 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद में बात करता प्रसरण की, तो प्रसरण अपन ने मान लिया सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा 2 स्क्वायर ये कितना दे रखा था? ये दे रखा था 23.1361 किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप मानक विचलन ज्ञात करोगे सबसे पहले, तो मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, तो मानक विचलन निकाला अपन ने कितना? सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 23.1361 अब बराबर ये वैल्यू आ रही है 4.81 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 का मान। अब यहां से निकाल रहे भार में विचरण गुणांक। ठीक है, भार में विचरण गुणांक की वैल्यू अपन ने निकाली CV2, तो ये कितना? सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। ठीक है ना, तो यहां से अपन निकालते हैं भाई CV2 बराबर सिग्मा 2 का मान कितना? 4.81 अपॉन x2 बार कितना निकाल लो भाई? ये निकाल लो 52.36 गुणे 100। तो यहां से आप कर रहे हो, अगर मैं कहूं तो 481 दशमलव से दशमलव हटा दिया। ठीक है, और 00 बटे 5236, अच्छा भाग दोगे, हल करोगे तो यहां से वैल्यू आ रही है 9.18। ठीक है, ये CV2 की वैल्यू आ गई 9.18। तो यहां से आपने देखा कि अगर मैं ऊंचाई के लिए विचरण गुणांक आपने निकाला 6.95, और अगर मैं बात करता भार में विचरण गुणांक निकाला, आपको देख रहे हो 9.18। तो जिसका विचरण गुणांक अधिक होगा उसमें जो विचरण होगा, यानी जो आंकड़ों के लिए बिखराव होगा, वो अधिक होगा। तो यहां आप साफ साफ कह सकते हो कि भार का विचरण गुणांक ऊंचाई के विचरण गुणांक से अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भार में ऊंचाई की अपेक्षा अधिक विचरण है या अधिक बिखराव है। ठीक है,
तो आप लिख देंगे कि भारों का विचरण गुणांक ऊंचाइयों के विचरण गुणांक से अधिक है, अतः स्पष्ट है कि भारों में ऊंचाइयों की अपेक्षा अधिक विचरण है, जो कि वो पूछ रहा था। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 15.3 की और पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से बताइए कि ए या बी में से किस में अधिक बिखराव है। किसके आंकड़ों में अधिक फैलाव है, अधिक बिखराव है, या इसी को अपन विचरण भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल देती है इस प्रकार से आपको 10 20 20 30 30 40 करके 70 80 तक। समूह ए के लिए बारंबारता दे दी है और समूह बी के लिए बारंबारता दे दी है। इस बात को ध्यान रखो कि अपन को विचरण निकालना है, यानी विचरण गुणांक की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपन को सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, माध्य भी निकालना पड़ेगा और मानक विचलन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो सारी चीजें कि माध्य कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं, उसके बाद विचरण गुणांक अभी मैंने बता दिया। तो माध्य और मानक विचलन आपको मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी इसमें बात कर लेते हैं, दोनों ही आंकड़ों को समूह ए और समूह बी में दोनों को इकट्ठे लेके चलता हूं, क्योंकि अलग अलग बनाऊंगा फिर ज्यादा लंबा खिंच जाएगा वीडियो, क्वेश्चन ही ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि देखो भाई, दोनों के लिए समूह ए और समूह बी के लिए वर्ग अंतराल तो एक ही है ना, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80, दोनों के लिए एक ही वर्ग अंतराल है। तो दोनों के लिए मैं एक ही वर्ग अंतराल लेके चलता हूं। यहाँ से ये वर्ग अंतराल आपको दे दिया, आपको पता है सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। तो यहाँ से मध्यमान निकाल लो, कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे और बटे 2 करोगे, 10 20 30 होता है और बटे 2 करोगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ 15 आना है, फिर ये आएगा 25, फिर यहाँ से आप कह रहे हो 35 45 55 65 और 75। ठीक है, ये तो निकाल लिया अपन ने मध्यमान यानी x का मान। अब मैं पग विचलन विधि की मदद से ही निकाल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट निकालोगे, अगर डायरेक्ट जाओगे ना डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड, ये 3 विधियां होती है ना। मैं पग विचलन विधि से जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन आपका स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, इसलिए उससे जाना सही रहेगा। हाँ, डायरेक्ट लगाओगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। तो यहां से अगर मैं 45 को ए मान लूं, तो मैंने 45 को क्या मान लिया भाई, 45 को मैंने यहां पर ए मान लिया, 45 को ए मान लिया। ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू हो गई 45। अभी आपको x माइनस ए करना है, यानी कि x में 45 घटाते चलना। x में 45 घटाने का मतलब 15 में आपने 45 घटाया, तो 15 माइनस 45 करोगे, जब 15 माइनस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 30 आएगा। इसी प्रकार 25 माइनस 45 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20, 35 माइनस 45 करोगे तो माइनस का 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इसी प्रकार से 55 माइनस 45 में 10, फिर यहाँ पर आएगा 20 और फिर आएगा 30। अभी h का मान लेंगे, तो h मान लिया अपन ने 10। ठीक है, पॉजिटिव के 10 को h मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने वैल्यू मान ली h की कितनी, 10। अब 10 का भाग करते जाओगे हर एक में, तो माइनस 30 बटे 10 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 30, फिर हो जाएगा माइनस का 3, 10 का भाग करने पर माइनस का 3, और माइनस 20 में 10 का भाग करोगे तो माइनस का 2, फिर यहाँ माइनस 1 0 1 2 और इसी प्रकार यहाँ पर 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी अपन ने चीजें निकाल ली। अभी अपन को फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या होता है ना। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। कैसे, अगर मैं बात करता हूं समूह ए के लिए, समूह ए के लिए, ठीक है, समूह ए के लिए, तो समूह ए के लिए अगर आप माध्य निकालना हो, अगर समूह ए के लिए माध्य x1 मान लेते हैं, x1 बार, तो क्या होता है फॉर्मूला पग विचलन विधि के लिए होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ वाई और अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसके बाद अगर मैं बात करूं माध्य निकालने के बाद, मैं मानक विचलन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं। ठीक है, मानक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। तो मानक विचलन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं सिग्मा वन का मान कितना भाई, h अपॉन एन, और कोष्टक में आप ले रहे हो अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट के साथ ले रहे हो अंडर रूट, और यहां पर आप लिख रहे हो एन सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है मानक विचलन के लिए फॉर्मूला जो अपन को अप्लाई करना है। तो एफ वाई स्क्वायर चाहिए और एफ वाई का होल स्क्वायर चाहिए, यही बेसिकली चाहिए। तो मतलब अपन को एफ वाई चाहिए, ठीक है, और एफ वाई स्क्वायर चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई का मतलब क्या है भाई, जो वाई आया है, वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू ये आई,
ठीक है। और ये अपन ने समूह ए के लिए बारंबारता आप देख पा रहे हो, समूह ए के लिए बारंबारता ये आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, समूह ए के लिए बारंबारता अपन ने ले ली, ठीक है। इसका अपन y के साथ, किसके साथ, y के साथ गुणा करा देंगे। तो गुणा कराते हैं, चलो देखते हैं। पहले निकालना है अपन को एफ वाई, क्या निकालना है अपन को, सबसे पहले निकालना है अपन को एफ वाई निकालना है, ठीक है। तो एफ वाई की वैल्यू निकालते हैं, एफ और वाई का गुणा कर लेते हैं, एफ और वाई का गुणा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो कितना आएगा देखो, ये है y -3 और f का मान 9, तो माइनस का 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। और फिर -2 और 17, तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, माइनस का 34 हो जाएगा। -1 का 32 के साथ, तो माइनस का 32 हो जाएगा। 0 का 33 के साथ, तो 0 हो जाएगा। 1 का 40 के साथ गुणा कराओगे तो 40 आएगा। 2 का 10 के साथ गुणा करा रहे तो ये 20 हो गया। फिर 3 का 9 के साथ गुणा कर लो 27 आ जाएगा, ठीक है। अपन को माध्य निकालने के लिए, ध्यान दो, माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ वाई चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, एफ वाई जो आपने निकाला, ये एफ वाई निकाला, इन सबको जोड़ लो। तो यहां पर अगर आप -27 -34 और -32 0 40 20 27 इन सबको जोड़ते हो तो यहां से एक टोटल वैल्यू निकलती है -6, ठीक है। और इसके अलावा अपन को चाहिए सिग्मा एफ, यानी एफ को जोड़ लो तो एफ 9 17 32 33 40 10 9, ये जोड़ने पर टोटल हो रहा है 150, ठीक है, 150। तो यहां से अपन माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। ए का मान कितना रखना था, 45 प्लस सिग्मा एफ वाई, इसका मान -6 अपॉन सिग्मा एफ का मान 150 आया, और गुणा कर रहे हो, एच का मान कितना माना था 10, ठीक है। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 45 माइनस, ये हो जाएगा -60/150, ठीक है। अब यहां से 0 से 0 आप काट सकते हो। अच्छा 15 चौको 60, 15 धाम कर लो, ठीक है, 15 से काट दो। तो यहाँ आप कह रहे हो भाई ये वैल्यू हो गई 45 माइनस कितनी, 45 माइनस 15 चौको 60 और 15 से आएगा ये 10 बार में, तो कितना आएगा 0.4 आएगा, 45 माइनस 0.4। तो यहाँ से ये वैल्यू आई 44.6, ठीक है, 44.6 ये हो गया x1 बार, ठीक है। माध्य निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ से अपन को चाहिए भाई एक्स वाई स्क्वायर कह रहा था, पहले तो यहाँ देखो अपन को मानक विचलन चाहिए, तो मानक विचलन के लिए फॉर्मूला लिखो पहले, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन चाहिए, यानी सिग्मा 1 चाहिए। सिग्मा 1 का मान कितना रखोगे, h/n, फॉर्मूला याद होना चाहिए, √n और सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अपन को चाहिए सिग्मा, अच्छा एफ सिग्मा एफ वाई अपन को मिल गया, एफ वाई स्क्वायर चाहिए, तो एफ वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले मैंने आपको बताया, पहले वाई स्क्वायर निकालता था मैं और फिर एफ का गुणा करना था। अब चूंकि सारणी बड़ी है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। एफ वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई का वर्ग करके एफ के साथ गुणा, फिर से दोहराता हूं, y का वर्ग करके, y कितना था अपना, ये है y, ठीक है। तो y का वर्ग करते चलेंगे और f के साथ गुणा करते चलेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो पहले क्या भाई -3 है, तो -3 का वर्ग कितना 9, और f के साथ गुणा करा रहे हो, f के साथ गुणा, तो 9 और 9 को गुणा होगा तो ये कितना जाएगा 81, कितना जाएगा 81, ठीक है। फिर 2, तो -2 का वर्ग 4 है और 17 के साथ गुणा कराओगे तो 17 चौको 68, ठीक है। फिर -1 का वर्ग 1 और 32 के साथ गुणा कराओगे तो 32। फिर 0 का वर्ग 0, 33 के साथ गुणा कराओगे तो 0। 1 का वर्ग 1, 40 के साथ गुणा कराओगे तो 40। फिर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 10 के साथ गुणा करा रहे तो ये हो जाएगा 40। और 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 के साथ गुणा कराओगे तो 81, ठीक है। सिंपल हो गया। तो यहां से अगर इस विधि से डायरेक्ट जाओगे, अगर उस पुरानी विधि डायरेक्ट विधि प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा सिग्मा एफ वाई स्क्वायर चाहिए तो जोड़ लो इनको, 81 68 32 0 40 40 81, ये टोटल कर रहे हो यहां से, तो ये वैल्यू निकल रही है 342। कितना निकल रहा है 342। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे मानक विचलन के लिए। एच का मान कितना लिया था, एच का मान 10 लिया था। अच्छा एन क्या है, एन आपका सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ यानी 150 वैल्यू निकली थी, ये जो वैल्यू निकली ये सिग्मा एफ, ठीक है, ये कहलाएगा आपका सिग्मा एफ, यानी आप एन कहोगे इसको 150, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो यहां वैल्यू रखोगे एन का मान 150 अंडर रूट, एन का मान कितना रखना है 150, और सिग्मा एफ वाई स्क्वायर का मान कितना निकाला था अपन ने 342, ये निकाला था अपन ने 342 पुणे 342 माइनस सिग्मा एफ वाई का मान था -6, तो -6 स्क्वायर, ठीक है भाई, अच्छी बात है।
तो यहाँ से अपन कर रहे हैं कितना निकल रहा है मान, तो 10 से 0 से 0 काट लो, 1/15 और अंडर रूट। अच्छा 150 गुणे 342 किया तो ये निकल के आया 51,300। ठीक है, ये निकल के आया 51,300। यहाँ पर हो जाएगा 51,300 और माइनस का 6 का वर्ग 36। ठीक है भाई, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकली, 51,300 में 36 घटाया तो ये निकल के आएगा 51,264 और अंडर रूट में बटे 15। ठीक है, तो सिग्मा 1 का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट करोगे इसका वर्गमूल तो 226.41 बटे 15। तो यहां से सिग्मा 1 निकल के आएगा 15.09। सिग्मा 1 का मान आ गया 15.09। अब यहाँ पर विचरण निकाल लोगे, समूह ए के लिए विचरण गुणांक, समूह ए के लिए विचरण गुणांक। ठीक है, समूह ए के लिए विचरण गुणांक तो अपन निकाल रहे हैं CV1 कितना निकालना है अपन, CV1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100। तो यहां से आप सिग्मा 1 का मान कितना रख रहे हैं 15.09 बटे x1 बार का मान कितना आया था भाई, पहले इसके लिए मान आया था 44.6। कितना आया था 44.6। तो 15.09 बटे 44.6 गुणे 100 कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 100 का गुणा करोगे तो 1509 बटे 44 और 6 दशमलव में। ठीक है, तो दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 1509, एक जीरो बढ़ा दोगे और ये हो जाएगा 446। ठीक है, अब अगर भाग देते हो तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 33.83। ठीक है, तो ये CV1 की वैल्यू निकल आई 33.83। ये भैया समूह ए के लिए अपन ने इतना सब कुछ आंकड़े जुटा लिए। अब बात करते हैं समूह बी की। समूह बी के लिए पहले निकालोगे भाई y, अच्छा FY करोगे सबसे पहले तो समूह बी के लिए, जैसे यहाँ पर ने सब FY निकाला तो यहाँ पर भी समूह बी के लिए FY निकालोगे तो y था अपना, उसके साथ गुणा करते जाएंगे। ठीक है, y जो अपनी वैल्यू दी है y की उसके साथ गुणा करते जाइए। ठीक है, तो गुणा करते जाएंगे, y का मान आप देख रहे हो -3 -2 -1 0 और 2 3, 1 0 1 2 3। ठीक है, और समूह b के लिए f का मान ये है। ठीक है, तो गुणा करते चलते हैं, तो -3 का गुणा करना है आपको 10 से, तो ये हो जाएगा -3, -2 का 20 से -40, -1 का 30 से कर रहे हैं तो -30, 0 का गुणा 25 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0, 1 का गुणा 43 से तो 43, 2 का गुणा 15 से तो 15 दूनी 30 और 3 का गुणा 7 से तो 7 21। अब अपन को सिग्मा FY चाहिए है ना, तो सिग्मा FY का मतलब कितना है, ये -30 -40 -30 हो जाएगा माइनस का 100 और 0 43 30 21, इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ से टोटल वैल्यू निकल के आती है समूह बी के लिए -6। ठीक है, इसके लिए कितनी, ये भी वैल्यू -6 ही निकल के आती है। सिग्मा एफ कर लो भाई, सिग्मा एफ बी के लिए 10 20 30 25 43 15 और 7 ये सब टोटल करते हो तो ये भी निकल के आता है 150। तो समूह बी के लिए अपन माध्य निकालते हैं। ठीक है, समूह बी के लिए माध्य निकालते हैं। अच्छा भाई, समूह बी के लिए माध्य निकाल लेते हैं यहाँ से भाई, माध्य यानी x2 बार कितना, सिग्मा एफ वाई अपॉन, अच्छा माध्य निकाल रहे हैं कल्पित ओर से, पग विचलन विधि से निकालना था ना, तो फॉर्मूला बनेगा अपना a प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, तो निकालते हैं भाई x2 बार, a का मान कितना रखना है 45 प्लस सिग्मा एफ वाई का मान कितना -6 बटे सिग्मा एफ का मान 150 और गुणे h का मान कितना आना 10। ठीक है, h का मान कितना 10, तो यहां से भी वैल्यू जो अपने निकलेगी इसकी 44.06 निकलेगी, सब कुछ तो सेम है। तो कर रहे हो 45 माइनस का 60 बटे 150 यानी कि 45 माइनस 15 चौको 60 15 धाम 150। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल रहे हो कि 45 माइनस 0.4 तो आप कर रहे हो 44.06। ठीक है, 44.6। ठीक है, सीधा 44.6। तो ये x2 बार यानी x2 बार की वैल्यू आ गई 44.6। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अपन को चाहिए मानक विचलन, तो मानक विचलन की बात कर लेते हैं कि भाई मानक विचलन कितना होगा, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन निकालते हैं सिग्मा 2 यानी कि
h अपॉन n अंडर रूट n और सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, ये चाहिए है ना। तो अभी पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो निकालना अपन को एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, एफ वाई स्क्वायर चाहिए। एफ वाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि y जो दिया है उसका अपन को वर्ग करना है और f के साथ गुणा कराना है, ठीक है ना, ये करना है। चलो देख लेते हैं। तो y यानी -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 का गुणा 10 से कराएंगे तो यहाँ पर निकल आएगा 90। फिर -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 20 से करा रहे हो तो 4 गुणा 80 हो जाएगा। फिर -1 का गुणा अपन को 30 से कराना है, -1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा और 30 से कराएंगे तो 30 निकलेगा। 0 का वर्ग 0, 0 के साथ कर रहे हैं तो ये निकल रहा है 0, ठीक है। और फिर 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 सही किया मैंने, कुछ गलती तो नहीं हुई ना। 0 के साथ नहीं, यहाँ पर इस 0 के साथ नहीं 25 के साथ करना था। 1 का वर्ग 1 होगा और 43 के साथ गुणा कराएंगे तो 43 निकलेगा। अच्छा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा 15 के साथ तो 15 चौको 60, f के साथ गुणा कराना ध्यान रखना। 3 का वर्ग 9 और 9 7 63, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, एफ वाई स्क्वायर निकालोगे 90 80 30 0 43 60 63, तो इन सबको टोटल जोड़ने पर ये टोटल वैल्यू आ रही है 366। कितना आ रहा है 366 वैल्यू आ रही। तो यहाँ पर मानक विचलन की बात कर लेते हैं अपन कि मानक विचलन निकालते हैं अगर तो सिग्मा 2 बराबर h का मान कितना रखना है, h का मान 10, n का मान 150 आया था, अंडर रूट n का मान 150 गुणे सिग्मा एफ वाई का मान निकाला अपन ने 366 माइनस सिग्मा एफ का मान था -6, तो -6 का वर्ग कर रहे हो तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 150 गुणे 366। अच्छा सिग्मा 2 0 से 0 काट लो तो 1/15 और यहाँ से 150 गुणे 366 तो ये हो रहा है 54,900 माइनस और -6 का बार कितना माइनस ये 36 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह रहे हो भाई सिग्मा 2 की वैल्यू ये हो जाएगी 54,864 अंडर रूट बटे 15, ठीक है। अच्छा सिग्मा 2 कितना हो जाएगा 54,864 है तो इसका ये आ रहा है 234.23 बटे 15। तो यहाँ से आपने सिग्मा 2 का मान निकाला, सिग्मा 2 का मान आया 15.62, ठीक है। ये आया सिग्मा 2 मानक विचलन का मान। अब समूह बी के लिए अपन निकालते हैं क्या भाई, समूह बी के लिए विचरण गुणांक, ठीक है, विचरण गुणांक, ओके। समूह वी के लिए विचरण गुणांक की अगर मैं बात कर लूं तो CV2 यानी सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। तो सिग्मा 2 आपने मान निकाला अभी 15.62 बटे, अच्छा x2 बार का मान कितना आया था, अगर मैं माध्य की बात करता तो माध्य की वैल्यू आ रही थी कितनी भाई, आ रही थी 44.6 आ रही थी, ठीक है। ये वैल्यू आ रही थी 44.6, तो यहाँ पर रख रहे हो बटे में 44.6 गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा ये 15 और 2 जी हट जाएंगे 15 62 बटे 44.6 यानी आप कर रहे हो 15 62 एक जीरो ले लोगे 44 और 6 446। तो यहाँ से CV2 के मान निकल के आ जाएगा भाई 35.02, ठीक है। ये निकला CV2 का मान, ठीक है, CV2 का मान। तो यहां से आप देख रहे हो समूह ए के लिए जो विचरण गुणांक निकाला अपन ने 33.83 और समूह बी के लिए जो अपन ने विचरण गुणांक निकाला 35.02। तो समूह बी के लिए विचरण गुणांक अधिक है, यानी कि समूह बी में अधिक बिखराव होगा, आंकड़ों के बीच जो बिखराव है उस समूह बी के लिए। तो यहाँ आप इस प्रकार से लिख देंगे कि समूह बी का विचरण गुणांक समूह ए के विचरण गुणांक से अधिक है, अतः समूह बी में अंकों का बिखराव समूह ए के अंकों से अधिक है, ठीक है। ये चीज लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि भाई शेयरों x और y, शेयर जो है x और y के नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किस के मूल्य में अधिक स्थिरता है। अब किसके मूल्य में अधिक स्थिरता का मतलब यह है कि किसके मूल्य में जो विचरण हो रहा है, बिखराव हो रहा है वो कम है, यानी कि विचरण गुणांक किसका कम है,
वो देखना है आपको, ठीक है। स्थिरता का मतलब ये है कि बिखराव किसमें कम होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ये x दे दिया, y दे दिया। अब ये सीधे सीधे आंकड़े दे दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। सीधे सीधे आंकड़ों के लिए आपको पता है माध्य कैसे निकालोगे, मानक विचलन कैसे निकालोगे, है ना। तो अपन को पहले माध्य निकालना है, मानक विचलन निकाल लेना है। तो पहले माध्य की बात करते हैं। भाई माध्य के लिए क्या करोगे, जो x दिए है ये 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49, इन सबको अपन जोड़ लेते हैं। यही करते हैं कि नहीं भाई। माध्य अगर अपन निकालते हैं तो माध्य में क्या कर, माध्य के लिए क्या करते हैं अपन भाई, माध्य के लिए अपन बोलते हैं कि पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पद, यही बोलते हैं कि नहीं, है ना, बटे कुल पद। तो कुल पदों का योग बटे कुल पद यानी x बार। अब इन सबको अपन ने जोड़ा तो यहां से टोटल वैल्यू आ रही है ये 510, ठीक है। कितना मिल रहा है, 510। तो कुल पदों का योग हो रहा है 510 और कुल पद हैं आपके, टोटल पद हैं 10, ठीक है। तो यहां से आपने x बार यानी माध्य निकाल लिया, किसके लिए, x के लिए। यहां पर लिख लेते हैं अपन x के लिए, ठीक है, x के लिए, x के लिए। तो यहां से निकाल लिया अपन ने 51, माध्य निकाल लिया यहां से 51। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रसरण की, मानक विचलन के लिए अगर मैं पहले प्रसरण निकाल लेता हूं फिर उसका वर्गमूल कर देता हूं। तो प्रसरण के लिए क्या होता है भाई, सूत्र याद है आपको, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में कराया था 15.2 में, ठीक है। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n ये करते हैं। तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या निकालेंगे भाई, निकालेंगे x माइनस एक्स बार, है ना। और यहां से अपन ने x बार की कितनी वैल्यू निकाली, x बार की वैल्यू निकाली 51, x बार की वैल्यू आई 51। तो 51 घटाते चलोगे यानी कि 35 माइनस 51 करोगे तो कितना जाएगा, माइनस का 16। इसी प्रकार 54 माइनस 51 कर रहे हो तो कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा। फिर 52 माइनस 51 करोगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। 53 में से 51 घटा रहे हो तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर माइनस 1 मिल जाएगा। फिर ये आ जाएगा 0 और 49 के लिए कितना आ जाएगा, माइनस कर दो। अभी अपन को चाहिए, ध्यान दो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो x माइनस एक्स बार के लिए पहले स्क्वायर निकाल लो, इसका अपन वर्ग कर देंगे, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से वर्ग करते चलोगे तो ये कितना, 16 के लिए 256, फिर ये 9, 1, 4, 25, 49, 1, 1, 0, 4 और फिर इन सबको जोड़ लोगे, है ना। यहाँ पर सिग्मा था, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो सबको जोड़ लो। तो 256, 9, 1, 4, 25, 49, 1, 1, 0, 4 इन सबको टोटल करते हैं तो यहां से ये टोटल आ रहा है 350। कितना आ रहा है, 350 टोटल आ रहा है। तो प्रसरण निकाल लेते हैं भाई, सिग्मा स्क्वायर। प्रसरण अगर अब मैं बात करूं, प्रसरण निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो रहा था 350, 350 और कुल संख्या कितनी थी भाई, 10, तो बटे 10। तो यहां से अपन ने सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया कितना, 35। अभी मानक विचलन देखते हैं, ये तो हो गया सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है भाई, मानक विचलन होता है अंडर रूट ऑफ प्रसरण, प्रसरण का वर्गमूल, है ना। तो यहां से सिग्मा निकालोगे तो सिग्मा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 35। अच्छा, अंडर रूट 35 की वैल्यू हो रही है 5.916। तो यहां से सिग्मा का मान निकाला आपने 5.916, ठीक है, 5.916, 5.916। तो ये निकला है अपना मानक विचरण। अब यहां से विचरण गुणांक निकालते हैं x के लिए, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक किसके लिए निकाल रहे हो भाई, x के लिए निकाल रहे हो, है ना, x के लिए, यानी CV और किसके लिए निकाल रहे हो, x के लिए। तो यहाँ पर ले लो सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, यहाँ से 5.916, x की वैल्यू निकाली थी अपन ने 51 गुणे 100। तो 100 का गुणा करते हो तो ये हो रहा है 591.6 और अपॉन 51। तो 51 का भाग देने पर ये वैल्यू हो रही है यहाँ से CVX की ये वैल्यू हो रही है 11.6, ठीक है, 11.6। तो x के लिए अपन ने विचरण गुणांक ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार सेम टू सेम अपन y के लिए ज्ञात करेंगे। तो y के लिए क्या करोगे भाई, ये आंकड़े दिए हैं, पहले इनको जोड़ लोगे, 108, 107, 107, 105, 106, 107, 104, 103, 104, 101। तो इन सबको टोटल कर रहे हैं तो यहां से निकल के आ रहा है 1050, ठीक है। इनका टोटल हो रहा है भाई ये 1050,
50। ठीक है, अभी अपन कर रहे हैं y के लिए। किसके लिए निकाल रहे हो भाई? y के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, तो पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कैसे निकालना है आपको? कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग। माध्य निकाल रहे हो तो योग कितना हो रहा है? 10 50 और कुल पद कितने हैं? 10। तो यहां से माध्य निकल आया अपना 105। ठीक है, अभी आपको प्रसरण की अगर मैं बात करता प्रसरण की, तो प्रसरण अपन को कैसे निकालना भाई? सिग्मा y के लिए निकाल रहे हो तो y माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन यहाँ पर अपॉन n। ठीक है, प्रसरण के लिए तो y माइनस एक्स बार स्क्वायर कर दो। यहां से पहले अपन निकालते हैं y माइनस एक्स बार, और यहाँ पर x बार जो आया वो 105 आया। तो 105 घटाते जाओगे। ठीक है, 108 में 105 घटाओ तो यहाँ से मिलेगा 3, फिर यहाँ से मिलेगा 2, फिर 2, फिर 0 1, और यहाँ से मिलेगा 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4। अब इसका अपन को निकालना y माइनस एक्स बार, y माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकल के आएगा 9 4 4 0 1 4, फिर 1 4 1 16। अच्छा, इन सबको टोटल करेंगे अपन, क्योंकि अपन को चाहिए सिग्मा। देख पा रहे हो सिग्मा y माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल कर लो, इन सबको जोड़ें अगर 9 4 4 0 1 4 1 4 1 16, तो ये टोटल हो रहा है आपका 40। ठीक है, ये जो टोटल हो गया यहां से आपका ये हो गया टोटल 40। ठीक है, तो यहां से अपन प्रसरण निकाल लेंगे, यानी सिग्मा स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो रहा है? ये यहाँ पर 40 बटे 10। तो सिग्मा स्क्वायर का मान अपन ने निकाला, सिग्मा स्क्वायर का मान निकाला 4। अभी मानक विचलन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अभी मानक विचलन अगर आपने ज्ञात किया, मानक विचलन क्या? अंडर रूट ऑफ प्रसरण, यानी कि सिग्मा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 4। सिग्मा का मान आ गया 2। ठीक है, अब यहां से अपन विचरण गुणांक निकालेंगे y के लिए। विचरण गुणांक किसके लिए निकाल रहे हो भाई? y के लिए। ओके, तो विचरण गुणांक y के लिए निकालोगे तो CVy बराबर क्या कर रहे हो भाई? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ से सिग्मा का मान 2 रखना है, यहाँ पर 105 और गुणे 100, तो ये हो रहा है 200 बटे 105। ठीक है, 5 से काट सकते हो, 5 चौको 20, 0 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो ये अपन निकाला 40 बटे 21। अच्छा, भाग दे रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 1.9 ले लो, 1.9। ठीक है, तो CVy बराबर 1.9। अच्छा, स्थिरता पूछ रहा था, तो आप देख, मैंने आपसे कहा था कि जिसका विचरण गुणांक कम होगा वो शेयर जो है वो स्थिर कहलाएगा, तो यहां पर आपने देखा भाई x के लिए विचरण गुणांक 11.6 है और y के लिए विचरण गुणांक 1.9 है। तो स्पष्ट तौर से आप देख रहे हो कि y जो शेयर है, शेयर जो y है उसमें जो बिखराव है वो कम हो रहा है, यानी कि शेयर y में स्थिरता अधिक है। ठीक है, तो यहां से आपको कह देना है भाई विचरण गुणांक y शेयर में x शेयर की तुलना में कम है। ठीक है, विचरण गुणांक y शेयर में x शेयर की तुलना में कम है, ये देख पा रहे हो आप। अतः शेयर y में शेयर x की तुलना में अधिक स्थिरता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि एक कारखाने की 2 फार्मों A और B के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन, ठीक है, मंथली इनकम की बात कर रहा है, कि विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम है। ये आपको यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट दे दिया भाई, फार्म ए और फार्म बी। ठीक है, एक कारखाने की 2 साइड हैं, 2 साइड मान लो, फार्म ए और फार्म बी। ठीक है, और फिर वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या, मतलब फार्म ए में कितने कर्मचारी हैं? फार्म ए में 586 कर्मचारी हैं, फार्म बी में 648 कर्मचारी हैं। ठीक है, मासिक वेतनों का माध्य, मतलब उनका जो एवरेज है, मंथली जो इनकम दी जाती है उसका एवरेज यहाँ पर 52-53 है, और फार्म बी में भी 52-53 रुपए है। फिर वेतनों के बंटनों का प्रसरण, अगर मैं प्रसरण की बात कर रहा हूं तो पहले फार्म ए के लिए 100 कह रहा है, फिर फार्म बी के लिए 121 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं अगर करता हूं तो कह रहा है भाई आपको कि ए और बी में कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। ठीक है, अधिक राशि देने का मतलब ये है भाई कि भाई कुल टोटल कितना कौन देता है। इसका मतलब क्या कि जो आपके कर्मचारी और जितना उनका औसत वेतन है उसका गुणा कर दोगे तो यहां से आपको टोटल राशि मिल जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पर भी फर्म बी में जितने कर्मचारी और उनका जो औसत आए, जो एवरेज आए, उसके साथ गुणा कर दोगे तो यहाँ से कुल वेतन पता चल जाएगा अपन को। पहला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना भाई। यही तो पूछ रहा, वेतन के रूप में अधिक राशि दे, अधिक राशि का मतलब क्या है कि टोटल राशि कितनी दी रही है, तो यहां से आप निकाल लोगे। फिर अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि व्यक्तिगत वेतनों में से किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है। अधिक विचरण की बात कर रहा है तो बेसिकली आप विचरण गुणांक के लिए फॉर्मूला लगा दोगे सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, या फिर आप ये देखो कि चूंकि यहाँ पर औसत एवरेज, यहाँ पर औसत एवरेज, जो एवरेज है वो दोनों के लिए बराबर है, उस स्थिति में अपन ये देखते हैं कि मानक विचलन किसका अधिक है किसका कम है ना, ये देख लेते हैं। तो अगर प्रसरण 100 है तो मानक विचलन का मान कितना निकलना है, 10 निकलना भाई। अगर यहाँ प्रसरण 121 है तो मानक विचलन का मान कितना निकलना है, 11 निकलना है। ओके, तो किस फर्म में अधिक विचलन हो रहा है, जिसका मान अधिक होगा मानक विचलन का, उसमें अधिक हो जाएगा। तो 11 आ रहा है फर्म बी में, यानी कि फर्म बी में अधिक विचरण है, ठीक है। इस प्रकार से दिखा दोगे। अब पूरा प्रॉपर अपन सॉल्यूशन देखते हैं। अगर अपन फर्म ए की बात करें, ठीक है, फर्म ए में, ठीक है, फर्म ए में कुल कर्मचारी कितने हैं भाई, कुल कर्मचारी, ठीक है। तो भाई फर्म ए में कुल कर्मचारी थे 586, है ना। और इनका यहां पर मासिक वेतन का औसत, वेतन औसत, भाई वेतन औसत कितना है यहां पर अगर मैं बात करूं तो वेतन औसत एक्स बारी है 52-53 रुपए, ठीक है, 52-53 रुपए। तो कुल दे राशि, कुल दे राशि मतलब फर्म ए के कर्मचारियों को कुल कितने रुपए दिए जा रहे हैं, टोटल राशि जो है फर्म ए के लिए कितनी आवंटित हो रही है, कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो 586 गुणे 52-53 कर दोगे तो यहां से आपकी जो टोटल वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 30,78,258, ठीक है। तो फर्म ए के कर्मचारियों को कुल इतने रुपए बांटे जाते हैं, ठीक है, 30,78,528 रुपए कुल फर्म ए के कर्मचारियों को बांट दिए जाते हैं, 30,78,258 रुपए, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं प्रसरण की, ठीक है, तो ये तो आपको दे रखा था औसत वगैरह, और प्रसरण कितना दे रखा है, प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर, प्रसरण दे रखा है 100, ठीक है, प्रसरण दे रखा है 100। तो यहां से मानक विचलन निकाल लो, मानक विचलन, तो मानक विचलन सिग्मा कितना हो जाएगा, मानक विचलन सिग्मा हो जाएगा √100, यानी सिग्मा की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 10 आ गई। अब विचरण गुणांक निकाल लो, विचरण गुणांक, है ना, विचरण गुणांक फर्म ए के लिए निकाल रहे हो तो CVA ले लो, CVA सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो यहां से वैल्यू कितनी होनी है, 10 बटे एक्स बार कितना था 52-53 गुणे 100। तो यहां से आप कह रहे हो भाई 1000 बटे 52 और 53, है ना। तो विचरण गुणांक CVA अपन ने निकाला 52-53 बटे 1000 का, ये 1000 बटे 52-53 किया तो ये आ रहा वैल्यू 0.19, ठीक है, 0.19। ये हो गया फर्म ए के लिए, है ना। अब अपन बात कर लेते हैं फर्म बी की। फर्म बी के लिए भाई कितने आप किस प्रकार से देख लेते हैं, फर्म बी में, ओके, फर्म बी में तो कुल कर्मचारी कितने हैं यहां पर, कुल कर्मचारी तो कुल कर्मचारी थे यहां पर आपके 648, ठीक है। और यहां पर वेतन औसत कितना था, वेतन औसत एक्स बार, ये भी यहां पर भी 52-53 है ना। तो यहां पर कुल दे राशि कितनी हो जाएगी, कुल दे राशि, तो भाई कुल दे राशि गुणा कर दोगे 648 मल्टीप्लाई 52-53। तो यहां पर फर्म बी में कुल रुपए दिए जा रहे हैं 34,03,944, ठीक है, 34,03,944 यानी 34,03,944। ऑब्वियसली बात है, आप खुद सोचिए कि चूंकि दोनों के लिए औसत बराबर था, दोनों के लिए औसत बराबर है और उनकी जो कर्मचारियों की संख्या अलग अलग है, जिसके कर्मचारियों की संख्या अधिक होगी वहां पर अधिक पैसा बटेगा और जहां पर कम होगी वहां पर कम पैसा बटेगा, यही है, क्लियर बात है, ठीक है। तो यहां से अपन ने इतने रुपए निकाल लिए, भाई फर्म बी में इतने रुपए बटते हैं, है ना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे प्रसरण की, तो यहां पर प्रसरण आपको दे रखा था सिग्मा स्क्वायर का मान 121, तो यहां से मानक विचलन निकाल लोगे, मानक विचलन यानी कि √ऑफ प्रसरण, ठीक है,
प्रसरण का वर्गमूल। तो यहां से आपने सिग्मा का मान निकाला √121, तो सिग्मा बराबर 11 आ गया, सिग्मा बराबर 11 आ गया। अब यहां से अपन विचरण गुणांक और निकाल लेते हैं, विचरण गुणांक, ठीक है, विचरण गुणांक यानी CVB कितना, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। तो विचरण गुणांक निकाला अपन ने, सिग्मा का मान कितना है 11 बटे x बार का मान कितना रखना है, x बार का मान 5253 गुणे 100, तो ये हो रहा है 1100 बटे 5253, ठीक है, 1100 बटे 5253, तो ये हो रहा है CVB की वैल्यू 0.21। तो यहां से आपने ये देखा कि फर्म ए के लिए जो विचरण गुणांक आया 0.19 आया और फर्म बी के लिए 0.21 आया, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो भाई, फर्म बी में अधिक विचरण हो रहा है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 में आप कह रहे हो कि फर्म ए द्वारा किया गया कुल मासिक वेतन, दिया गया कुल मासिक वेतन 30,78,258 रुपए है और फर्म बी द्वारा दिया गया कुल मासिक वेतन 34,03,944 रुपए है, ये आप बता रहे हो, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो भाई, अतः फर्म बी फर्म ए की तुलना में अधिक मासिक वेतन देती है। और सेकंड क्वेश्चन में आप बता रहे थे कि फर्म ए के वेतन का वेतन बंटन की विचरण गुणांक 0.19 है और फर्म बी के वेतन बंटन की विचरण गुणांक 0.21 है, अतः फर्म बी के वेतन बंटन में अधिक बिखराव है, जो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। आपको कह रहा है टीम ए द्वारा एक सत्र में खेले गए फुटबॉल मैचों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो टीम ए के लिए ये आंकड़े दे दिए, गोलों की संख्या ये x का मान हो जाएगा और मैचों की संख्या ये बारंबारता हो जाएगी, ठीक है। अब आपको टीम बी द्वारा खेले गए मैचों में बनाए गए गोलों का माध्य 2 प्रति मैच, ये आपको x बार का माध्य दिया है, x बार का, ठीक है, माध्य दे दिया। और गोलों का मानक विचलन सिग्मा का मान 1.25 था। किस टीम को अधिक संगत समझा जाना चाहिए? अधिक संगत समझा जाने का मतलब कौन ज्यादा कांस्टेंट है, स्थिर है, इसका मतलब आपको ये देखना है कि किसका विचरण गुणांक कम आ रहा, ठीक है ना। अब आपको टीम ए के लिए आंकड़े दे दिए हैं, तो पहले टीम ए के लिए अपन को सब कुछ निकालना पड़ेगा, विचरण गुणांक वगैरह। उसके लिए पहले अपन को माध्य निकालना पड़ेगा, फिर अपन मानक विचलन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर अपन टीम ए के लिए सब कुछ कर लेते हैं। तो किए गए गोलों की संख्या x दे दी और मैचों की संख्या बारंबारता इस प्रकार से दे दी। आपको पता है कि माध्य निकालने के लिए अभी अपन को fx की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अपन को अगर माध्य निकालना है x बार, तो क्या चाहिए भाई, अपन को चाहिए सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है ना, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो निकालते हैं, पहले fx कर लेते हैं, 0 और 1 का गुणा करेंगे तो 0, 1 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 7 दूनी 14, 5 3 15 और ये 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा fx। अब इन सबको टोटल जोड़ लेते हैं, तो ये fx में टोटल जोड़ने पर हो रहा है 50, ठीक है। fx को टोटल जोड़ लो, यानी ये 0 9 14 15 और 12, तो यहां से आपको मिल रहा है 50, ये टोटल वैल्यू हो गई 50। और यहां पर सिग्मा f चाहिए, यानी 1 9 7 5 3, इन सबको जोड़ रहे हैं तो ये हो रहा है टोटल 25। कितना हो रहा है? ये हो रहा है टोटल 25। तो यहां से अपन ने x बार की वैल्यू निकाल ली, ये हो गया 50 बटे 25 x बार। तो यहां से x बार कितना निकल आएगा? x बार निकल आएगा 2, यानी माध्य निकाल लिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद अपन को मानक विचलन चाहिए, है ना। तो याद रखिए भाई होता क्या, अगर मैं बात करूं प्रसरण की, ध्यान दीजिएगा, प्रसरण, पहले अपन प्रसरण निकाल लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास कि सिग्मा x माइनस एक्स, चूंकि बारंबारता है तो f का गुणा और कर लो, एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ एक्स, यही होता फॉर्मूला। यही आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना स्टार्टिंग में। तो अपन को क्या क्या चाहिए, पहले तो अपन देखते हैं x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार, यानी x बार कितना आया था भैया, x बार आया आपका 2। तो x में 2 घटाते चलोगे, तो 0 में 2 घटाओगे तो -2, 1 में 2 घटाओगे तो -1, 2 में 2 घटाओगे तो 0, 3 में 2 घटाओगे तो 1, 4 में 2 घटाओगे तो 2। ये हो गया x माइनस एक्स बार। फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर देख रहे हो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी वर्ग करते जाओगे इनका, तो यहां से मिलेगा 4 1 0 1 4। और फिर f के साथ गुणा करने के लिए कह रहा था, f के साथ गुणा कर लो, 0 गुणे 4 करोगे, यहां पर f के साथ करना है, ठीक है। तो f के साथ का मतलब ये 1 का गुणा 4 में कर रहे हो तो 4 एकम 4,
और 9 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो 9 एकम 9, 7 का गुणा 0 में कर रहे हैं तो 7 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 का गुणा 4 में कर रहे हैं तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो यहां से 4 9 0 5 12 इन सबको जोड़ रहे हो तो टोटल ये वैल्यू आ रही है 30। कितनी वैल्यू आ रही है? 30। ठीक है, तो यहां से आपने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाली भाई। सिग्मा स्क्वायर का मान आप निकाल रहे हो, सिग्मा स्क्वायर का मान, सिग्मा स्क्वायर का मान कितना निकालना आपने? देखो भाई, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर का मान 30 है और सिग्मा एफ एक्स नहीं सिग्मा एफ होता है यहाँ पर, ठीक है ना, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का मान कितना है? सिग्मा एफ का मान 25 है। तो यहाँ पर आप कर रहे हो भाई सिग्मा स्क्वायर बराबर 30/25। अच्छा, 25 का भाग दोगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा 1.2। यहां से मानक विचलन निकाल लो, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन। तो मानक विचलन सिग्मा का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ प्रसरण होता है भाई, अंडर रूट ऑफ प्रसरण। ठीक है, तो सिग्मा बराबर अंडर रूट 1.2। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.096। ठीक है, तो ये तो अपन ने निकाल लिया मानक विचलन। अब टीम ए के लिए, टीम ए के लिए विचरण गुणांक ज्ञात करते हो अपन। टीम ए के लिए विचरण गुणांक, ठीक है, टीम ए के लिए विचरण गुणांक। तो यहां से आप कह रहे हो भाई CVA के लिए निकालना, यानी कि सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा कितना रखना है? 1.096 अपॉन एक्स बार कितना रखना है? 2 × 100। तो यहां से वैल्यू निकल आएगी 109.6 अपॉन 2। तो 2 का भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा मान 54.8। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया टीम ए के लिए विचरण गुणांक। ठीक है, अच्छा टीम बी के लिए अपन को दे रखा है पहले से। टीम बी के लिए अपन को क्या क्या दे रखा है? तो माध्य दे रखा था एक्स बार का मान 2, मानक विचलन सिग्मा का मान दे रखा था टीम बी के लिए 1.25। ठीक है, 1.25। तो इसके लिए विचरण गुणांक ज्ञात कर लेते हैं, विचरण गुणांक। ठीक है, तो विचरण गुणांक यानी CVB टीम बी के लिए निकालना है। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा का मान कितना? 1.25 अपॉन एक्स बार का मान 2 × 100। तो यहां से आप कह रहे हो भाई 125/2। तो CVB का मान आपने निकाल लिया, CVB ये हो गया 62.5। ठीक है, 62.5। तो आपसे ये पूछ रहा था कि कौन सी ऐसी टीम है जो अधिक संगत है। ठीक है, यानी कि जिसमें कौन सी ऐसी टीम है जिसको संगत अधिक समझा जानी चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, जरा एक बार क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम को अधिक संगत समझा जाना चाहिए? इसका मतलब क्या कि किसमें बिखराव कम है। संगत का मतलब कांस्टेंट है, कौन लगातार अच्छा खेल दिखा रही है, कौन सी टीम जो है वो संगत है यानी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैंने आपसे कहा था कि इसमें ये देखना है कि विचरण गुणांक किसका कम है। तो आप देख पा रहे हो टीम ए के लिए विचरण गुणांक कम आ रहा था, तो आप ये कह दोगे कि भैया टीम ए के लिए विचरण गुणांक 54.8 है, टीम बी के लिए विचरण गुणांक 62.5 है। अतः टीम ए अधिक, तो यहां से आप लिख देंगे भाई टीम ए का विचरण गुणांक आपने देखा 54.8 है, टीम बी का विचरण गुणांक 62.5 है। क्योंकि टीम ए का विचरण गुणांक टीम बी के विचरण गुणांक से कम है, इसीलिए टीम ए अधिक संगत है, जैसे मैंने आपसे कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको दिया 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई x सेंटीमीटर में और भार y जो है ग्राम में के योग और वर्गों के योग नीचे दिए गए। मतलब आपको इसमें ये दे दिए इन्होंने समेशन के रूप में। लंबाई या भार में किसमें अधिक विचरण है? तो अगर मैं बात करूं लंबाई के लिए उन्होंने ये चीज दे दी और भार के लिए 2 चीज इन्होंने प्रोवाइड कर दी। क्वेश्चन में करना क्या भाई, अधिक विचरण की बात कर रहा है तो विचरण गुणांक चाहिए। अब फॉर्मूला क्या भाई, सबसे पहले मैं बात करूं फॉर्मूले की। तो लंबाई के लिए क्या है भाई अपने पास, देख लेते हैं। लंबाई के लिए, तो लंबाई के लिए अगर मैं बात करूं तो 50 वनस्पति कह रहा था, यानी n का मान 50 रखोगे। n का मान कितना? 50। और यहां पर आप देख पा रहे हो सिग्मा x की वैल्यू है 212 और सिग्मा
एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 902.8। तो यहां से भाई मानक विचलन निकाल लेते हैं अपन, सिग्मा का मान। ठीक है, अच्छा पहले एक्स बार निकाल लो, क्योंकि विचलन गुणांक के लिए एक्स बार चाहिए। तो माध्य एक्स बार बराबर क्या, सिग्मा एक्स बटे एन, है ना। पदों का कुल योग, सिग्मा एक्स चूंकि बारंबारता के बारे में है नहीं है तो एफ एक्स तो होगा नहीं, मतलब एफ एक्स ले नहीं रहे अपन, सवाल में दिया ही नहीं है। तो सिग्मा एक्स का मतलब पदों का कुल योग, ठीक है। और बटे एन का मतलब कुल पद, तो ये हो जाएगा 212/50। तो यहां से एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 4.24। ठीक है, अभी अपन निकालते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए चूंकि बारंबारता नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओगे कि 1/n और √n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये बनाओगे। चूंकि बारंबारता नहीं है तो एफ नहीं लोगे, है ना। और बारंबारता होती थी तो आपको पता है यहाँ पर अपन एफ लिख देते थे, है ना। इसीलिए यहाँ पर अब चूंकि बारंबारता नहीं है तो इस प्रकार से आपने मानक विचलन का ये फॉर्मूला हो गया। तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, 1/n का मान 50 रखना है, √50 गुणे सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान कितना भाई, ये रख रहे हो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान 902.8। ठीक है, 902.8 और गुणे सिग्मा एफ का मान कितना रखना है, 212। तो ये हो जाएगा 212 स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगाना है बीच में आपको, -212 स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, इसको अपन हल करते हैं। तो सिग्मा का मान 1/50 √50 का ये गुणा कर लो, तो ये हो रहा है 45,140 माइनस 212 का वर्ग हो रहा है 44,944। ठीक है, तो यहाँ पर घटाते हैं तो ये बचता है आपका 196। तो ये बच जाएगा √196/50, यानी कि 14/50। 14/50 की वैल्यू 0.28। तो ये लंबाई के लिए निकाल लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ से सिग्मा का मान आ गया 0.28। तो यहाँ पर आप दिखाओगे लंबाई के लिए विचरण गुणांक, ठीक है, लंबाई के लिए विचरण गुणांक निकालते हो तो CV, तो कितना, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा का मान 0.28 और एक्स बार का मान निकाला था अपन ने 4.24 इंटू 100। अच्छा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 100 का गुणा हो रहा तो ये 28 हो जाएगा 2800/424। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ रही है 6.60। अब अगर मैं बात करता भार के लिए, इसके लिए भार के लिए तो भार के लिए भाई क्या क्या अपन के पास, देखो कुल वनस्पति 50 थी। ठीक है, तो n का मान अपन को 50 लेना है। इसके बाद सिग्मा y का मान दे रहा था 261 और सिग्मा y स्क्वायर इसकी वैल्यू दे रहा था 1457.6। ठीक है, अब वही चीज कर दोगे सेम जैसे अपन ऊपर किया, पहले माध्य निकालते हैं। एक्स बार क्या करोगे, सिग्मा y/n, तो यानी कि 261/50 और 261/50 ये हो रहा है 5.22। ये तो हो गया माध्य का मान। फिर मानक विचलन की बात कर लेते हैं। मानक विचलन अगर अपन निकाला तो फॉर्मूला क्या रखोगे, 1/n। चूंकि x ऊपर था तो x के लिए, अब यहाँ पर y के लिए बना लोगे तो 1/n √n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 1/50 और √50 गुणे ये सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू अपन रख रहे हैं 1457.6 और माइनस सिग्मा y का मान कितना 261 रखना है, तो 261 का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया 1/50 √50 का गुणा कर रहे हैं तो ये हो रहा 72,880 माइनस 261 का वर्ग 67,121। ठीक है, तो घटा देंगे तो ये हो रहा 4759 अंडर रूट में बटे 50। तो यहां से हो रहा है 68.9855 अपॉन 50। ठीक है, भाग दे रहे हैं तो ये हो रहा है
1.38। तो ये अपन ने निकाल लिया मानक विचलन, ठीक है, सिग्मा का मान 1.38। अब भार के लिए विचरण गुणांक, भार के लिए विचरण गुणांक, ठीक है, तो CV बराबर सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक है, और सिग्मा का मान कितना निकाला 1.38 अपॉन एक्स बार का मान था 5.22 इंटू 100, तो दशमलव हटाया, ये हो गया 138.20/522, तो भाग दे रहे हैं तो ये आ रहा है 26.44। अब यहां पर आपने देखा कि अगर मैं बात करूं लंबाई के लिए जो विचरण गुणांक आया था, 6.60, ठीक है, लंबाई के लिए विचरण गुणांक कितना आया 6.60, ठीक है, और भार के लिए विचरण गुणांक आपने निकाल लिया 26.44। आपसे पूछा था किसमें अधिक विचरण हो रहा है, तो आप स्पष्ट तौर से देख रहे हैं कि भाई भार में अधिक विचरण हो रहा है, यही पूछ रहा था, ठीक है, कि किस लंबाई और उसमें किसमें अधिक विचरण हो रहा है, लंबाई या भार में किसमें अधिक विचरण है, तो आप स्पष्ट तौर से कह सकते हो कि भार में अधिक विचरण। तो आप क्या लिख सकते हो भाई यहां से कि लंबाई का विचरण गुणांक 6.60 है और भार का विचरण गुणांक 26.44 है। आप देख रहे हैं कि भार का विचरण गुणांक लंबाई के विचरण गुणांक से अधिक है, अतः भार के बंटन में अधिक विचरण है, ये आप बता रहे हो, ठीक है, भार के बंटन में अधिक विचरण है। अब मैंने आपके जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल हुए हैं अभी तक, फिर आप प्रसारण के लिए ले लो, मानक विचलन के लिए ले लो, तो उनको मैंने इकट्ठा करके आपको यहाँ पर लिखवा दिया है ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। और क्या भाई कि अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रसरण और मानक विचलन। अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जो डायरेक्ट आंकड़े दिए होते हैं जिसमें बारंबारता नहीं दी होती, ठीक है, तो जिसमें एफ नहीं होगा तो एफ का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर प्रसरण के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है ना। एन क्या है, पदों की संख्या, या इसी चीज को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो भाई, ये फॉर्मूला भी एक ही है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, चाहे इस वाले फॉर्मूले से लगा लो चाहे इस वाले फॉर्मूले से लगा लो, और आपको पता है जैसे कि मैंने पहले ही फॉर्मूले का अधिक इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर मानक विचलन की अगर मैं बात कर लूं तो आपको पता है सिग्मा कहलाएगा, और सिग्मा क्या होता है, प्रसरण का वर्गमूल। फॉर्मूला आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ एन 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसी ये जो आपने दूसरा फॉर्मूला लिया था इसको भी अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई 1/n, एन बाहर निकाल लोगे 1/n अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड आपका बनता है कि बारंबारता के लिए अगर फॉर्मूला बनेगा, बारंबारता बंटन का प्रसरण और मानक विचलन, तो बारंबारता के लिए क्या होगा भाई, एफ आ जाएगा तो एफ का सब जगह गुणा होता चलेगा, तो प्रसरण के लिए क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, और दूसरा फॉर्मूला आप इस प्रकार से लिख सकते हो भाई सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप ये भी कह सकते हो कि 1/n स्क्वायर बाहर निकाल लो, जब 1/n स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 1/n स्क्वायर और कोष्टक के अंदर आ जाएगा n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मानक विचलन की बात कर लेता हूं, तो फिर वही बात कि सिग्मा आपका जो है मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल कहलाएगा, और सिग्मा बराबर आप कह सकते हो कि अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और ये कैसे कह सकते हो भाई 1/n, अगर आपने 1/n स्क्वायर बाहर निकाला तो वर्गमूल के बाहर 1/n कहलाएगा 1/n, और अंडर रूट ये कहलाएगा n एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स का सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर n सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन तीसरा इस प्रकार से ले लो भाई, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करने की लघु विधि। अगर वो कह देता है कि लघु विधि के द्वारा ज्ञात करो तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना है। प्रसरण क्या भाई, सिग्मा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये सारे चीजें मैं आपको क्वेश्चन में समझा चुका हूं अच्छी तरीके से, तो ध्यान रखना इस बात को। एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, और मानक विचलन के लिए वर्गमूल ले लेते हो तो सिग्मा बराबर एच अपॉन एन और अंडर रूट एन सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, जहां पर वाई क्या होता है भाई, एक्स माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। और अभी आपने विचरण गुणांक पढ़ लिया, सीबी बराबर सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान।
तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।